हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण एकेडमी। स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, एक अच्छी हेल्थ के साथ होंगे। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि वी हैव स्टार्टेड ए क्रैश कोर्स सीरीज। इसमें हम लोग चैप्टर्स के थ्योरेटिकल पोर्शन और साथ साथ में उसमें जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं उनके ऊपर पूरा बेस्ड ये वीडियो लेक्चर होता है। तो अगर आपने चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना सो दैट अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर आपको मैथ्स और साइंस दोनों के ही क्रैश कोर्सेज अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पे ही। अगर आपको वीडियो कंटेंट समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो उन सभी बच्चों के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने स्कूल में, अपने क्लास ग्रुप में, हर जगह पे जहां पर आपको अपने इसी प्रकार के क्वेश्चंस के थ्योरेटिकल और क्वेश्चंस दोनों की ही प्रैक्टिस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ओके, पिछला चैप्टर 1 ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करवा दिया एंड दैट वाज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। काफी बेहतरीन तरीके से हमने थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया है और साथ साथ में एमसीक्यूज, साथ साथ में केस स्टडी, एसोसिएशन, रीजन के क्वेश्चंस में किस तरीके से अप्रोच लगानी है सब कुछ मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो वो सभी वीडियोस इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे, जाकर के चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इन सभी की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ओके, आज के वीडियो सीरीज की बात करी जाए दोस्तों तो ये नया चैप्टर है, नया पार्ट है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के पार्ट बाय पार्ट वीडियोस आपकी आती रहेंगी। आज हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम लोग काफी पोर्शन डिस्कस करेंगे एसिड्स का, इंडिकेटर्स का क्या होते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर पोर्शन दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होता है इंडिकेटर्स, क्योंकि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट की कैटेगराइजेशन ही इंडिकेटर के द्वारा की जा सकती है। ओके, सबसे बेसिक से अगर बात करी जाए दोस्तों तो 118 के हिसाब से 118 एलिमेंट्स हमारे नोन में है, जिनकी जानकारी हमारे पास है, अवेलेबल है एज ऑफ नाउ, जो कि आप पीरियोडिक टेबल में देख पाते हो कि जिनके बारे में हमें पर्टिकुलरली हर एक के बारे में इंफॉर्मेशन पता है। कौन सा एलिमेंट किस तरीके से बिहेव करता है, उसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इन्हीं केमिकल एलिमेंट्स को हम कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर 3 भागों में विभाजित करते हैं एंड ये भाग जो होते हैं ये एसिड्स, बेसिड्स एंड सॉल्ट। ओके, तो कैटेगराइजेशन किस प्रकार से हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा 3 भागों में यहाँ पर डिवीजन हो रहा है एलिमेंट्स का एंड दैट इज एसिड, बेसिड एंड सॉल्ट। कंपाउंड्स का बेसिकली डिवीजन आप समझ सकते हैं। ओके, अब ये डिवीजन का बेसिस क्या है, तो ये डिवीजन हो किसके प्रकार से रहा है, तो इंडिकेटर्स के द्वारा ये डिवीजन हमें देखने को मिलता है। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर सब्सटेंसेस के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करता है या डिफरेंसेस बताता है कि एक सब्सटेंस एसिड होगा, दूसरा सब्सटेंस बेस होगा, तीसरा सब्सटेंस न्यूट्रल होगा। ओके, डेफिनेशन की अगर बात करिए दोस्तों तो एन इंडिकेटर इज अ डाई। किस प्रकार का सब्सटेंस है, इट इज अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और अ बेस। ओके, तो इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर एक प्रकार का डाई है जो कि कलर चेंज करता है। अगर हम उसे अलग अलग प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेस में रखते हैं, जैसे अगर एसिड में उनका कुछ अलग कलर शो होगा, बेसेस में कुछ अलग प्रकार के कलर शो करेंगे, तो कलर चेंज के आधार पर इंडिकेटर्स होते हैं और वही क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस को डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन सा एसिड होगा और कौन सा बेस होगा। प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करी जाए तो वो अलग अलग प्रकार के कलर्स हमें शो कर रहे होते हैं, अलग अलग प्रकार के कलर्स हमें दिखा रहे होते हैं। ओके, 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं बच्चा लोग यहाँ पर, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद कर लेना है कि कौन से कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं एसिड एंड बेस के टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थेलिन, ये 3 प्रकार के यहाँ पर इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलते हैं, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थेलिन। दीज आर द 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स टू टेस्ट फॉर एसिड्स और बेसिस। ओके, अब लिटमस में अगर बात की जाए तो आपको पता है कि 2 प्रकार के लिटमस आपको देखने को मिलते हैं। पहला होता है ब्लू लिटमस और देन होता है रेड लिटमस। ब्लू लिटमस की अगर बात की जाए फ्रेंड्स तो इसको एसिडिक सॉल्यूशन में अगर हम डालते हैं तो ब्लू लिटमस क्या होता है, रेड कन्वर्ट होता है इन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक। बेसिक की अगर बात की जाए दोस्तों तो रेड लिटमस क्या होता है, अगर हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पर ब्लू में कन्वर्ट कर रहा होता है या ब्लू में कलर इसका चेंज देखने को मिलता है। तो लिटमस में आपने क्या समझा कि लिटमस पेपर 2 प्रकार के होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर क्या करता है, एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है और रेड लिटमस पेपर बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्जन आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से अपने दिमाग में छाप लेनी है, याद कर लेनी है, क्योंकि इनके आधार पर आपके क्वेश्चन जरूर बनने वाले हैं। ये सबसे बेसिक है। नेक्स्ट मिथाइल ऑरेंज की अगर बात की जाए दोस्तों तो अगर एसिडिक सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर आपको शो दिखाई देता है एंड अगर बेसिक की अगर बात की जाए दोस्तों तो बेसिक सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज ऐड करने के बाद आपको येलो कलर सॉल्यूशन का दिखाई देता है। ओके, फेनोफ्थेलिन की इस प्रकार से अगर बात की जाएंगे दोस्तों कि फेनोफ्थेलिन इंडिकेटर को अगर मैं एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करता हूं या डालता हूं तो आपको एक कलरलेस, बेसिकली कलरलेस आपको अपीयरेंसेस देखने को मिलता है।
बेसिक सॉल्यूशन की अगर यहाँ पर बात करी जाए बच्चा लोग, तो बेसिक में क्या हो जाएगा, पिंक कलर का आपको देखने को मिलता है, जो कि काफी प्रोमिनेंट एक रिएक्शन है। अगर आप अभी भी लैब एक्सपेरिमेंट्स में जाकर के रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं तो ये पिंक कलर वाला काफी खूबसूरत एक रिएक्शन होता है, काफी मजेदार कलर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये पर्टिकुलरली कलर चेंज मैंने आपको यहाँ पर बता दिया बच्चे लोग, इनको आपको याद कर लेना है, बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि ये सबसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि एसिड बेस एंड सॉल्ट से बनते हैं, जो कि इंडिकेटर्स के माध्यम से होते हैं, इंडिकेटर के बेस्ड होते हैं। आगे बात करेंगे, देखो दो इंपॉर्टेंट प्रकार के इंडिकेटर्स जिनसे ऑलरेडी काफी बारी क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ओके, एंड दूसरा है नेचुरल इंडिकेटर्स। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं कि इंपॉर्टेंस क्या है। देखो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि एग्जामिनेशन में हो सकता है आपको डायरेक्ट डेफिनेशन वाइज में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, तो इसकी आने की जो आशंका है वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या वो पहले के अगर प्री बोर्ड के क्वेश्चन देखोगे तो ऑलरेडी इनके बारे में आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ओके, टर्म ऑल्फैक्टरी मींस रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि सूंघने की क्षमता, सूंघने का जो एक तरीके का सेंस होता है, दैट इज नोन एज ऑल्फैक्टरी। अगर हम पिछले इंडिकेटर्स की बात करें, दैट इज लिटमस, फिनोप्थिलीन, इन सब में केमिकल चेंजेस यानी कि कलर चेंज आपको देखने को मिल रहा था। बट यहां पर बात किस चीज की हो रही है, यहां पर बात हो रही है ऑर्डर की, स्मेल, गंध जिसे हम कहते हैं। ओके, तो यहां पर आपको स्मेल में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं जब पर्टिकुलरली कोई भी इंडिकेटर को हम एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं। दो सब्सटेंसेस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि यहां पर आपको स्मेल चेंजेस देखने को मिलते हैं। It works on the principle that when an acid and base is added to its characteristic smell cannot be detected। देखो कहने का मतलब ये हो जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस में अगर आप ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को ऐड करते हैं तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता या नहीं हो पाता। तो ये इसकी इस प्रिंसिपल के आधार पर ये काम करता है, जिनमें एग्जाम्पल की अगर बात करी जाए तो ओनियन एंड वनीला आर द टू ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इनको आप याद कर सकते हो, एग्जाम्पल भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर है नेचुरल इंडिकेटर्स। ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट होता है, जिनमें आपको अगर मैं थैलोफाइटा की बात करूं तो इसके आधार पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि लिटमस एक्चुअली जो होता है ये नेचुरल इंडिकेटर है, कहां से प्राप्त होता है, तो इट इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लीचेन। लिटमस इज अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थैलोपाइटा, क्योंकि इसके आधार पर आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करोगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। देखो ये जो कंटेंट मैं आपको यहाँ पर देता हूँ थ्योरेटिकल पोर्शन में, ये वन ऑफ द वो कंटेंट होते हैं जो कि एग्जामिनेशन में काफी रिपीटेटिव है, तो आपको उनकी प्रैक्टिस जरूर करके जानी है। कलर की अगर बात करी जाए, पर्पल होता है और ये एक तरीके से न्यूट्रल आपको देखने को मिलता है। कलर टर्न्स इन रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन। ये बेसिक सी चीज है, आपको कलर चेंज तो मैंने शुरुआत में ही बताई कि याद जरूर कर लेना है। अब देखो यहां पर से हम लोग चैप्टर का काफी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एसिड्स। ओके, तो एसिड्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एसिड्स होते क्या हैं। तो एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव सार टेस्ट एंड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ओके, तो ये सबसे एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है एसिड्स का कि सार टेस्ट होते हैं, बेसिकली खट्टा होता है एक तरीके से टेस्ट में। एंड कलर चेंज की अगर बात करी जाए यहाँ पर, तो लिटमस में अगर हम बात करें तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनको अगर हम लिटमस के साथ ऐड करते हैं तो वहां पर आपको ब्लू लिटमस टू रेड में कन्वर्जन आपको देखने को मिलता है। उस प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेस को हम एसिड्स कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर बात करी जाए तो साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सभी क्या एसिड्स के प्रकार हैं। अब देखो एसिड्स को तीन भागों में हम लोग कैटेगराइज करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंटेंट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझने वाली ये है कि एसिड्स का डिवीजन जो है वो एक तरीके से तीन बेसिस पे किया जाता है। सबसे पहले ऑकरेंस है, तो ऑकरेंस के आधार पर यानी कि एसिड्स पाया कहाँ जाता है, तो ऑर्गेनिक एंड मिनरल, यानी कि ऐसे एसिड्स जो कि आपको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से प्राप्त होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, और मिनरल से प्राप्त होने वाले एसिड्स हमारे लिए काफी हानिकारक होते हैं, डेंजरस होते हैं, वो मिनरल एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स का सेवन हम अपने खाने में भी कर सकते हैं, बट मिनरल एसिड्स का सेवन खाने में नहीं किया जा सकता। स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर, तो दो प्रकार के होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होता है यहाँ पर, देखो जो एसिड्स ज्यादा H प्लस आयन सिक्रीट कर रहा हो या H प्लस आयन दे रहा हो ऑन द डिसोल्यूशन इन वाटर, ऑन द आयोनाइजेशन इन वाटर, तो वो ज्यादा अच्छा एसिड यानी कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि जो एसिड्स ज्यादा H प्लस आयन दे रहे होंगे वो बेसिकली क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, एंड उसके रिस्पेक्ट में दूसरा वीक एसिड्स हो जाएगा। वाटर कंटेंट की बात करी जाए यहाँ पर बच्चा लोग, तो वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा
कि कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, यानी कि एक पर्टिकुलर एसिड्स की अगर बात करी जाए, केमिकल जो सॉल्यूशन है उसकी बात करी जाए, तो जिसमें पानी की मात्रा कम हो एंड एसिड्स की मात्रा ज्यादा हो उसे हम कंसंट्रेटेड एसिड्स कहते हैं, एंड जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा हो एंड एसिड्स की मात्रा कम हो उसे हम डाइल्यूट एसिड्स कहते हैं। तो ये छोटा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है जो कि आप समझ सकते हो। एसिड्स की कैटेगराइजेशन कुछ इस प्रकार से करी जाती है। ओके, अब देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा। देखो वाटर जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि एसिड्स को उसके सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। अगर वाटर नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर द केमिकल सब्सटेंसेस कैन नॉट बिहेव लाइक एन एसिड, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर H+ आयन का प्रोडक्शन होना काफी आवश्यक है। अगर H+ आयन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा तो हम बता नहीं सकते कि कौन सा केमिकल सब्सटेंस एसिड होगा या बेस होगा या वटेवर। ओके, तो यहाँ पर वाटर क्या है, काफी एक मेजर एक अंग होता है, एक मेजर यहाँ पर कंपोनेंट होता है जो कि काफी आवश्यक है एसिड्स की या बेसिस की कैटेगराइजेशन के लिए। ओके, आगे बात करूंगा एक बहुत ही दूसरा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है कि सारे एसिड्स में क्या कॉमन होता है। तो सभी एसिड जो होते हैं वो कहीं ना कहीं H+ आयन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो दिस इज एक्चुअली द कॉमन इन ऑल द एसिड्स। ओके, नेक्स्ट का आज का हमारा जो लास्ट थ्योरेटिकल पोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज हाउ टू डाइल्यूट एन एसिड्स, यानी कि अगर एसिड को डाइल्यूट करना है, क्योंकि डाइल्यूजन आपके लैब एक्सपेरिमेंट्स में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको इनके बारे में जानकारी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पीछे हैं अपने साथ के बच्चों से। आपके साथ वाले बच्चे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आगे होते हैं जस्ट बिकॉज को उनको लैब के एक्सपेरिमेंट के जो रूल्स होते हैं, जो इंडिकेशंस होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हैं ये लैब के इंस्ट्रक्शंस ही तो हैं जहां पर आपको बताया जाता है कि आपको एसिड्स को डाइल्यूट किस प्रकार से किया जाता है। देखो डाइल्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि डाइल्यूशन ऑफ एन कंसंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली विद स्टायरिंग एंड नॉट बाय एडिंग वाटर टू कंसंट्रेटेड एसिड। हमेशा आपको याद क्या रखना है कि आपको पानी में यानी कि वाटर में एसिड्स को मिलाना है, ना कि एसिड्स में वाटर को मिलाना है, क्योंकि ये जो पूरा केमिकल रिएक्शन होता है ये पूरा एक एक्सोथर्मिक काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपको यहाँ पर हीट एनर्जी निकल रही होती है। ओके, एंड इस हीट एनर्जी को कहीं ना कहीं वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है, वेयर एज एसिड्स इस प्रकार की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। दैट्स वाई वाटर में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इस तरीके की हीट एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके आपको नुकसान होने से बचा सकता है। वरना अगर आप एसिड्स में वाटर को मिलाना स्टार्ट करेंगे तो एक ऐसे थ्रेशोल्ड तक वो पहुंचेगा एंड उसके बाद एसिड्स आपके चेहरे पे या हो सकता है आपके बॉडी पार्ट्स पे, आपके कपड़ों पे स्प्लिट ओवर हो जाएगा और आपका बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। ओके, तो आपको ध्यान हमेशा ये रखना है कि आपको पानी में हमेशा एसिड्स को मिलाना है, कभी भी एसिड्स में पानी को नहीं मिलाना। ये एक प्रॉपर सही गाइडेंस होता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है जो कि आप अपने लैब एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से मैंने एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जो भी क्वेश्चन यहाँ पर रखा है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन द एसिड बेसिस एंड सॉल्ट इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में। थ्योरेटिकल पोर्शन में हर एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते चलूंगा, लेकिन आपको यहाँ पर एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं। चलो सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, यानी टोमेटो के बारे में पूछा जा रहा है। अब देखो टोमेटो क्या है, हमारे खाने की चीज है, हम खाते हैं टोमेटो को, तो ये किस प्रकार का एसिड हो जाएगा। तो आपको इस चीज को याद रखना है कि ये क्या है, ऑक्सैलिक एसिड इस प्रकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 2 की, रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट इज, यानी कि यार देखो जब एसिड रेन होने लग जाता है यानी कि एक प्रकार का ऐसा रेन जो कि हमारे बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, या और भी प्रकार से हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, तो उसके पीएच लेवल की बात करी जा रही है। पीएच लेवल क्या हो जाता है 5.6। ओके, तो 5.6 से भी क्या हो जाता है, नीचे होता है उस पर्टिकुलर रेनफॉल का पीएच लेवल, एंड वो हमारे लिए काफी नुकसानदेह होता है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ये सब याद करने वाली चीजें हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करी जाए यहाँ पर बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर का पीएच रेंज क्या होता है, किस प्रकार का होता है, क्या रेंजेस है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 7 to 7.8 ऑप्शन नंबर ए इज द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी। ये सभी चीजें आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। अब देखो यहाँ पर सीधा सा बात ही, एक प्रकार का आप केस स्टडी समझ सकते हो या एक प्रकार का थ्योरेटिकल यहाँ पर ऑब्जर्वेशन वाली चीजें समझ सकते हो कि एक एक्वा सॉल्यूशन है जो कि रेड लिटमस को ब्लू कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। हम एक्सेस उसमें क्या डालेंगे कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस जो भी प्रोसेस हो रहा है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि उसका उल्टा प्रोसेस यहाँ पर होने लग जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है
कि ये जो एक्वस सॉल्यूशन है वो किस प्रकार का एक्वस सॉल्यूशन है। ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर बेसिक होना चाहिए, है ना, ये बेसिक होना चाहिए, क्योंकि रेड लिटमस को ब्लू कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी किसके पास है, बेसिक सॉल्यूशंस के पास है। तो हम क्या करेंगे, हम अगर एक्सेस यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एसिडिक यहाँ पर मिलाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं रिवर्स आपको देखने को मिलने वाला है। यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन आप मिलाते रहोगे तो आपको कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, रिवर्स प्रोसेस देखने को मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर डी कहीं ना कहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स फेनोफ्थलीन सॉल्यूशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक है। मैंने क्या बताया, बेसिक में फेनोफ्थलीन किस तरीके का कलर चेंज शो करता है, पिंक। मैंने अभी बताया आपको इसी वाले वीडियो लेक्चर में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करी जाए, व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कलर चेंजेस टू, यानी कि कॉपर ऑक्साइड एक क्या हो जाएगा, मेटल का ऑक्साइड यानी बेस, और एसिड का रिएक्शन होगा तो किस प्रकार का कलर चेंज आपको देखने को मिलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्लूइश ग्रीन कलर चेंज आपको देखने को मिलने वाला है। अगर आप इस केमिकल रिएक्शंस को पढ़ोगे डिटेल में तो आपको काफी बेहतर तरीके से ये क्लियरिटी हो जाएगी कि केमिकल रिएक्शंस हो कैसे रहा है एंड किस प्रकार का कलर चेंज देखने को आपको मिल रहा है। कलर चेंज क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यहाँ पर बच्चा लोग कि टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ, यानी टूथ एनिमल जो होता है हमारे दांतों का जो एक इनेमल होता है जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी का, ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ये किस प्रकार के कंपाउंड से बना होता है, तो आपको याद रखना है कि ये कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर के बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट की एक्चुअली क्या है, ये बना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 काफी बेहतरीन यहाँ पर क्वेश्चन है और आपको समझने की आवश्यकता है यहाँ पर कि बल्ब कहां पे ग्लो करेगा, कहां पे ग्लो नहीं करेगा। क्वेश्चन कहता है द apparatus गिविंग इन द एडजॉइनिंग फिगर वाज सेट अप टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, तो इस प्रकार का सेटअप तैयार किया गया है और यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि किस प्रकार में, यानी कि ऐसे क्या कंडीशंस है जहां पर आपको बल्ब ग्लो करने वाला है। ऑप्शंस आर bulb will not glow because electrolyte is not acidic. Bulb will glow because HCl is a strong acid and furnishes ions for conduction. Third है bulb will glow because circuit is incomplete. Fourth is bulb will glow because it depends upon the type of electrolytic solution. Okay, तो आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर बल्ब ग्लो करने की बात है एंड सीधी सी बात है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हो रही है, तो सीधी सी बात यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 2 ओनली। यानी कि जो बल्ब, बिल्कुल सीधी सी बात है, बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि HCl क्या एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एंड ये क्या करेगा, एक प्रकार से इलेक्ट्रोलाइट की तरह यहाँ पर बिहेव कर सकता है और कंडक्शन यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। और इस प्रकार से कंडक्शन क्रिएट करने के दौरान इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन यहाँ पर होने लग जाएगा और बल्ब ग्लो करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों यहाँ पर नेटल स्टिंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, यानी नेचुरल यहाँ पर एसिड्स की बात करी जा रही है जो कि ऑर्गेनिक एसिड जिन्हें हम कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड्स कहीं ना कहीं क्या होते हैं, नेटल स्टिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए विच वन ऑफ द गिवन इज अ मिनरल एसिड, यानी मिनरल एसिड इनमें से कौन है आपको समझना है, ध्यान रखना है। लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्टारिक एसिड। आप इसको सोच भी सकते हो, लैक्टिक एसिड हमारे दूध में होता है कहीं ना कहीं, फॉर्मिक एसिड, टार्टारिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कहीं ना कहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल बी अ मिनरल एसिड। सीधी सी बात है, हम डायरेक्ट इसको समझ भी सकते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या मिनरल से प्राप्त होता है, एक डेंजरस एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स है ना वो कहीं ना कहीं क्या है, एक मिनरल एसिड्स हैं। आप इनको याद कर सकते हो इस प्रकार से भी, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। 11th कहता है विच वन ऑफ द गिवन इज एन ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है, या मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। दिस इज फॉर योर होमवर्क। कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होने वाला है। आगे बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, विच वन ऑफ द गिवन इज एन इनकरेक्ट। ओके, यानी कि इनमें से कौन से इनकरेक्ट हैं, गलत स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। पहला है कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। दूसरा है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा है एसिड्स रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, या डी है नन ऑफ दिस। यानी कि आप एसिड्स के बारे में मैं आपको आगे इन्फॉर्मेशन दूंगा काफी डिटेल में, तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। यहाँ पर सारे ही ऑप्शन सही हैं, यानी कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, एसिड्स क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट करने का काम करता है, बिल्कुल सही बात है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, एसिड्स के द्वारा हो पाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो आयंस में कहीं ना कहीं डिवाइड करते हैं, टूटते हैं। आगे बात करेंगे एसिड्स जो है वो अलग अलग प्रकार के मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं, तो ये मैं आपको अभी आगे थ्योरेटिकल में पढ़ाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करी जाए, मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल व्हेन रिएक्ट विद एसिड्स फॉर्म। अब देखो जितने प्रकार के जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो आपको सीधी सी बात याद रखना है वो क्या हो जाएंगे, सॉल्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं यहाँ पर, विच वन ऑफ द
गिवन इज कॉमनली नोन एज ब्लू विट्रोल एंड इज यूज्ड एज अ फंगिसाइड। आपको सीधी सी बात है, ब्लू विट्रोल एक कॉमन नेम होता है, ठीक है, और वो किसका होता है बेसिकली, कॉपर सल्फेट का। आपको इस चीज को ध्यान रख लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो यहाँ पर लिए गए हैं। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है यहाँ पर बच्चा लोग, व्हेन एसिड्स डिसॉल्व इन वाटर इट रिलीजेस। अब देखो यहाँ पर जब एसिड्स को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या रिलीज होता है, मैं आपको शुरुआत से बताते आ रहा हूँ, H+ आयन का आपको डिसोल्यूशन यानी कि रिलीज एक्चुअली देखने को मिलता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ब्लैक एशेज। ब्लैक एश को हम क्या कहते हैं, तो बेरियम सल्फाइड एक्चुअली इसका कॉमन नेम, बेरियम सल्फाइड इसका केमिकल नेम हो जाएगा, ब्लैक एश क्या हो जाएगा, कॉमन नेम। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, यानी गैस्ट्रिक जूसेस का पीएच क्या होता है, इसको आपको याद कर लेना है। तो ये होता है मोर देन 7.0, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कहीं ना कहीं एसिडिटी आपको देखने को मिलती है ना, एसिडिटी वाला, यहाँ पर एसिडिटी एक्चुअली आपको देखने को मिलती है। याद होगा आपको, है ना, जब हमारे पेट की जो स्थिति गड़बड़ा जाती है यानी कि एसिडिटी बढ़ जाती है, तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पेट में एसिड्स जो एक्चुअली उसका पीएच है वो गड़बड़ा चुका है, यानी कि पीएच नॉर्मल से ज्यादा हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स नेवर फॉर्म्स एसिडिक सॉल्ट, यानी कौन से ऐसे प्रकार के एसिड्स हैं जो कि कभी भी एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो HCl है, H3PO4 है, H2SO4 है, H2CO3, यानी इनमें से कौन से वो ऑप्शंस होंगे जो एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाते। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर A और C बोथ, यानी कि HCl और H2SO4 ये दोनों इस प्रकार के एसिड्स हैं जो कि कभी भी एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाते। आपको इनको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है फिनोप्थिलीन्स कलर इन बेसिक मीडियम इज। अभी मैंने आपको यही चीज बताई कि फिनोप्थिलीन का क्या कलर होता है, पिंक होता है बेसिक में, और एसिड में कलरलेस होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से एसर्शन रीजंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों, तो बहुत ही ध्यान से आपको करना है। हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि एसर्शन रीजन सॉल्व करने का तरीका क्या है, कि आपको दो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, आपको दोनों ही स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, समझना है, उनके कॉन्सेप्ट को बेसिकली अपने दिमाग में फाइनलाइज करना है, क्लैरिफाई करना है, और उसके बाद उन बेसिकली जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए उनके रिलेशंस को समझना है कि क्या उनके बीच में कोई रिलेशन है, क्या वो स्टेटमेंट सही है गलत है, ये सभी आपको आराम से क्लैरिटी हो जाएगी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो। ओके, पहला देखो कहता है यहाँ पर ये सेम टू सेम जो फॉर्मेट है वो आपको एग्जामिनेशन में भी देखने को मिल सकता है। सेम टू सेम आपको यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, बस आपको एसर्शन और रीजन के जो भी स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं अलग आपको देखने को मिलेंगे। एसर्शन का स्टेटमेंट कहता है दोस्तों द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टायरिंग, यानी एसिड को हमेशा पानी में मिलाना चाहिए कांस्टेंट स्टायरिंग के द्वारा। मैंने आपको अभी यही चीज बताई है। रीजन है कहता है मिक्सिंग ऑफ एन एसिड विद वाटर डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर रीजन कुछ और चीज बता रहा है, एसिड कुछ और चीज, यानी दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी एक्सप्लेनेशन की बात यहाँ पर नहीं हो रही। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसमें मार्क कर दे रहा हूं मैं। ओके, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर वेट बिकॉज इट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल के बारे में बात करी जा रही है। रीजन कहता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। देखो अब दोनों के बीच में आपको कहीं ना कहीं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का सेम कॉन्सेप्ट आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, असर्शन इज फॉल्स, यानी कॉपर सल्फेट में अगर बात करी जाए तो आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखने को कहां मिलता है, CuSO4 अगर बात करी जाए या पेंटाहाइड्रेट की भी अगर बात करी जाए तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये वेट सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन असर्शन का जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। कॉपर सल्फेट क्या होता है, वेट नहीं होता। क्या होता है, कॉपर सल्फेट इज नॉट वेट, क्योंकि इस प्रकार का सॉल्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इट इज एन हाइड्रेटेड सॉल्ट एज इट कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इनमें आपको कोई भी रिलेशन नहीं है। आप सीधी सी बात समझ सकते हो कि असर्शन का डायरेक्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, रीजन ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यहाँ पर HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, और रीजन कहता है HCl गैस डिसॉल्व इन द वाटर प्रेजेंट इन वेट लिटमस पेपर टू फॉर्म H+ आयंस। अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि वाटर की क्या रिक्वायरमेंट है एसिड्स के लिए। अगर आपको याद होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट सही है। ड्राई अगर यहाँ पर लिटमस पेपर की बात करी जाए तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हो पाएगा, कोई भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ड्राई लिटमस पेपर क्या है, कोई भी चेंजेस, कोई भी कलर चेंज नहीं शो करेगा। वाटर की रिक्वायरमेंट है ना, वाटर जरूरी है। रीजन की अगर बात करी जाए तो रीजन क्या कह रहा था कि HCl गैस डिसॉल्व्स इन वाटर प्रेजेंट इन वेट लिटमस पेपर टू फॉर्म H+, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वीक एसिड्स हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स हैव इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन देयर सॉल्यूशन। देखो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है, फॉल्स हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में बहुत अंतर होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा मात्रा में होती है, वेरस वीक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम मात्रा में होती है। सीधी सी बात है, तभी वो स्ट्रॉन्ग है और तभी वो दूसरा वाला वीक एसिड्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर यहाँ पर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर केस स्टडी का क्वेश्चन मैंने लिया है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। आपके एग्जामिनेशन में आने की जो चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा है। ये क्वेश्चन हो गया। अब सबसे पहले मैं इसको पूरे पैसेज को एक बार पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ कि क्या यहाँ पर कंटेंट कहा जा रहा है। कंट्रोल ऑफ पीएच ऑफ द सॉइल, यानी प्लांट्स नीड अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर प्रॉपर ग्रोथ। The soil may be acidic, basic or neutral depending upon the relative concentration of H plus and OH minus ion. The pH of any soil can be determined by using pH paper. If the soil is too acidic, it can be corrected by adding lime to it. और इस प्रकार से आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि when black copper oxide placed in a beaker is treated with dilute HCl, its color changes too. ओके, तो आपको पता है कलर चेंजेस क्या होगा, यहाँ पर ब्लूइश ग्रीन कलर चेंज आपको देखने को मिलता है। दूसरे क्वेश्चन की अगर यहाँ पर बात की जाए दोस्तों, दूसरा कह रहा है pH is an aqueous solution of acid and Q is an aqueous solution of base, which these two are diluted separately then. Okay, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, pH of P increases while that of Q decreases till neutralization, pH of P decreases while that of Q increases till neutralization, pH of both P and Q decrease, pH of both P and Q increase। करेक्ट आंसर की बात करी जाए यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि pH ए क्या है, ए जो है वो एसिडिक है और क्यू जो है वो कहीं ना कहीं बेसिक सॉल्यूशन है। तो पी का जो पीएच है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा और क्यू का पीएच जो है वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर हम पीएच की बात करते हैं एसिड्स की या बेसिस की, तो क्या होता है, एसिड्स का पीएच लेस देन 7 और बेस का पीएच क्या होता है, मोर देन 7, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रख लेना है दोस्तों। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है, जिसमें एसिड्स के बारे में काफी डिस्कशन है, काफी कंटेंट डिस्कस किया है और काफी क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस ओवर हियर, ओके। एंड फिर हम इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर को मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।